हाँ, बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम अज्ञेय के द्वारा लिखित नदी के द्वीप इस कविता का अध्ययन करते हैं। प्रारंभ में स्थूल रूप से हम अज्ञेय जी का परिचय ले लेंगे। अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। वे नई कविता या प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक माने जाते हैं। इनका जन्म 7 मार्च 1911 में उत्तर प्रदेश के कसिया नामक कस्बे में, जिला देवरिया, यहाँ जन्म हुआ है। उनके पिताजी का नाम हीरानंद, जो पुरातत्व विभाग में एक उच्च अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे, और उनका हमेशा तबादला होता था। इसीलिए अपने पिताजी के साथ अज्ञेय जी को भी पूरे देश में जाना पड़ा, जिसके कारण अज्ञेय जी ने कि समग्र देश का अनुभव वो ग्रहण कर सके। उनकी शिक्षा मैट्रिक की परीक्षा 1925 में उन्होंने उत्तीर्ण की। 12वीं विज्ञान में उन्होंने पास की। तो बीएससी की परीक्षा 1929 में वे लाहौर मतलब पाकिस्तान से पास करते हैं, और जैसे ही उपाधि की परीक्षा उनके द्वारा उत्तीर्ण की जाती है, उसी समय उनका क्रांतिकारी दल के साथ एक संपर्क बढ़ जाता है, और वे क्रांतिकारी दल में सक्रिय सहभाग लेते हैं, जिसके कारण उन्हें जेल यात्रा भी करनी पड़ी। आज़ाद हिंद फौज में वे कि शरीक हो जाते हैं, और वहाँ कि वे कई दिन तक कि एक क्रांतिकारी काम करने का कि प्रयास भी किया है। अपने निर्वाह के लिए उन्होंने नौकरी आकाशवाणी के अंतर्गत की है। वे कई दिन तक सेना में कैप्टन भी रहे, और पत्रकारिता यह उनका बहुत ही प्रिय ऐसा विषय रहा। इसीलिए वे पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बहुत सारा योगदान दिए हैं। जब वे कि पत्रकारिता में आए, तब उनकी स्वयं की भी पत्रिका उन्होंने प्रकाशित करवाई, जैसे कि भारत, दिनमान, नया प्रतीक, नव भारत टाइम्स जैसे पत्रिकाओं का अपने समय में उन्होंने प्रकाशन करवाया। और एक विशेष बात कि तार सप्तक नामक एक 7 कवियों की चुनी हुई रचना की पुस्तक उन्होंने अपने जीवन काल में निकाली है। वो लगभग 4 पुस्तकें हैं। 1943 में पहली पुस्तक प्रकाशित होती है, दूसरी 1951 में, दूसरी 1959 और तीसरी 1989 में, चौथी 1989 में। तो इस ढंग से उन्होंने 4 तार सप्तक के अंक प्रकाशित करवाए। तो ऐसे एक प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक, उन्होंने अपने कविता के अंतर्गत प्राचीन परंपरागत बिंब विधान को त्याग कर, विषयों को त्याग कर नए विषयों का प्रयोग अपने कविता में किया है। इसीलिए उन्हें प्रयोगवादी काव्यधारा के रूप में यहाँ हिंदी साहित्य में कहा जाता है। तो ये प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक, उन्होंने जो साहित्य लिखा, जिसमें उपन्यास, उनके 3 उपन्यास प्रकाशित हुए, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, और काव्य संग्रह में भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, इंद्रधनुष्य रोंदे हुए थे, आंगन के पार द्वार, इस रचना को उन्हें यहाँ साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। और कितने नावों में कितनी बार, इस रचना के लिए उन्हें यहाँ ज्ञानपीठ का पुरस्कार भी, सर्वोच्च ऐसा ज्ञानपीठ का पुरस्कार यहाँ प्राप्त हुआ है। तो कहानी संग्रह में शरणार्थी, परंपरा, कोठरी की बात,
जयदोल, ये आदि उनके चर्चित ऐसे कहानी संग्रह रहे। तो ऐसे ने कि प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक आज्ञे जी का देहांत 1987 में कि दिल्ली इस शहर में हुआ है। तो आज्ञे जी की आपके पाठ्यक्रम में नदी के द्वीप नामक कविता दी गई। इस कविता का आज हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो नदी के द्वीप यह कविता आज्ञे जी का काव्य संग्रह हरी घास पर क्षण भर, इस संग्रह से ली गई। आज्ञे जी ने कि इस कविता में नदी के द्वीप को एक प्रतीक रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसमें कवि नदी को अपनी माता के रूप में, भूखंड को पिता के रूप में और स्वयं को नदी का पुत्र के रूप में मानते हैं। मतलब नदी यहाँ समाज का या ने कि माता के रूप में, साथ ही साथ भूखंड पिता और स्वयं को उन्होंने ने कि व्यक्तित्व के रूप में माना है। तो ऐसे एक प्रतीकात्मक ढंग से आज्ञे जी ने कि इस कविता का लेखन किया है और कवि ने विशिष्ट व्यक्तित्व और व्यापक जीवन से कि संबंध जोड़ने का यहाँ पर प्रयास किया है। उनके अनुसार नदी के प्रवाह में कि छोटे छोटे कि भूखंड होते हैं, उनको ही द्वीप कहते हैं। नदी जब बह रही है तो बीच बीच में कि जमीन का जो विभाग पानी के ऊपर आता है तो उसे यहाँ द्वीप कहा जाता है। जैसे श्रीलंका समुद्र में कि बना हुआ वो द्वीप है, चारों ओर पानी है और श्रीलंका ये जो देश ने कि यहाँ उस पानी के बीच में आया हुआ जो भूखंड है। तो उस ढंग के नदी के अंतर्गत जो द्वीप होते हैं उसको यहाँ उन्होंने द्वीप या भूखंड कहा है। उसके चारों ओर जल भरा हुआ होता है, लेकिन भूखंड कभी बहते नहीं, उसका नदी के प्रति समर्पण होता है। उनके अनुसार नदी के द्वीप नदी के कारण ही होते हैं। नदी के द्वीप नदी ही निर्माण करती है। जैसे कि समाज व्यक्ति को निर्माण करता है, उसी ढंग से कि यहाँ नदी कि यहाँ द्वीप का निर्माण करती है। लेकिन वो नदी जैसे द्वीप जैसे नहीं होती, उसी तरह से हम भी समाज के जैसा पूर्णतः नहीं होते। इंसान का भी कहीं ना कहीं एक अलग अस्तित्व होता है। ये पहचान उन्होंने इस कविता के माध्यम से यहाँ दी है। समाज में मनुष्य की स्थिति द्वीप की तरह होती है। किसी भी विपत्ता आती है तो भी नहीं कि जैसे द्वीप बहता नहीं, वैसे ही इंसान को समाज के जो परंपराओं में बहकर जाना नहीं, मनुष्य को संघर्ष करते हुए गिरना है, गिरकर दोबारा यहाँ पर खड़ा होना है। यही कविता के माध्यम से कवि यहाँ देखिए संदेश देता है। तो पंक्तियाँ देखिए, नदी के द्वीप, इस कविता की पंक्तियाँ, आरंभ की पंक्तियों में कवि कहता है, हम नदी के द्वीप है, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्वतस्विनी बह जाए। वह हमें आकार देती है, हमारे कोन गलियां अंतर्द्वीप उभार सैकत कुल, सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी है, माँ है वह, है इसी से हम बने। तो देखिए यहाँ द्वीप के माध्यम से कवि यहाँ व्यक्तित्व की पहचान दे रहा है। ये द्वीप ये व्यक्तित्व का प्रतीक है और नदी यहाँ समाज का प्रतीक है। समाज में ने कि यहाँ जैसा व्यक्ति रहता है उसी ढंग से नदी में द्वीप रहता है। इसलिए द्वीप कहता है कि हम नदी के द्वीप है, नदी के अंतर्गत के द्वीप है। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्वतस्विनी बह जाए। देखिए द्वीप कहता है कि हम ऐसा नहीं कहते कि हमें छोड़कर, देखिए स्रोतस्विनी मतलब नदी, देखिए प्रवाह, स्रोतस्विनी की प्रवाहित होने वाली नदी, देखिए हमें छोड़कर बहना नहीं चाहिए, ऐसी हमारी इच्छा है। क्योंकि वो नदी
हमें आकार देती है, क्योंकि द्वीप का निर्माण नदी के द्वारा ही हुआ है, इसीलिए नदी हमें आकार देती है। हमारे कोण मतलब यहाँ द्वीप के अंतर्गत जो चारों ओर के जो कोण है, द्वीप के अंतर्गत जो गलियां हैं, छोटे छोटे अंतर्द्वीप है, वो ने कि उसको जो ऊपर आया हुआ विभाग है, सैकत मतलब रेत है, ने कि किनारा, पुल मतलब किनारा है, मतलब इस द्वीप की सब गोलाइयाँ जो है या द्वीप पर जो जो भी एक चीजें है वो सब नदी के द्वारा ही बनाई गई है, क्योंकि नदी का पानी बहने से ने कि यहाँ एक एक चीज उस ने कि भूखंड पर आकर अलग अलग आकार ग्रहण करती है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि नदी की निर्मिति, द्वीप की निर्मिति नदी के द्वारा की गई है। इसी कारण वो माँ है, नदी इस द्वीप की माँ है, इसी से हम बने हैं। तो कवि कहता है कि नदी से ही हम बने हैं। तो उनका कहने का मानस यही है कि अपने अस्तित्व एवं रूप का आकार में आने का परिचय देते हुए कवि द्वीप के माध्यम से कहते हैं कि हम नदी के द्वीप है। हमारा जन्म इस नदी के कारण ही हुआ है, नदी ने ही हमें रूप आकार पहचान प्रदान की है। हम इस नदी में रहते हैं, इसीलिए यह नहीं कहते कि नदी हमें अकेला छोड़कर बहती हुई चली जाए। यदि नदी ने हमें छोड़ दिया तो हमारी पहचान मिट जाएगी, हमारा अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। जब तक नदी है तब तक द्वीप का अस्तित्व है, इसे ही हम भली भांति समझते हैं। नदी तो एक ढंग से देखा जाए तो लेकिन द्वीप की माँ है, हमें धारण करने वाली अर्थात धात्री, देखिए वो माता है। इसी ने हमें देखिए रूप और आकार प्रदान किया है। देखिए पानी की धारा में बहने वाले कंकड़, मिट्टी, रेत, पत्थर आदि को एकत्रित करके कि नदी ने इस द्वीप का निर्माण किया है। इसीलिए हमारे देखिए द्वीप की गोलाइयाँ, अंतर्द्वीप, उभार, रेतीला किनारा सब देखिए नदी के ही देन है या नदी के द्वारा ही बनाया गया है। तो इसका भावार्थ यही है या कहने का आशय यही है कि नदी समाज का प्रतीक है, द्वीप व्यक्ति का प्रतीक है। समाज में व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व एवं महत्व है, पर उसे समाज से अलग करते हुए देखा नहीं जाना चाहिए। जैसे नदी से द्वीप का निर्माण होता है, ठीक वैसे ही व्यक्ति का समाज से निर्माण होता है। व्यक्ति को अपने अस्तित्व की रक्षा करते हुए समाज के प्रति समर्पित होना चाहिए। आगे ने कि कवि क्या कहते हैं देखिए, किंतु हम है द्वीप, हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप है स्रोतस्विनी के। किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, प्लावन होगा, डहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धारा बन सकते हैं? रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। तो कवि यहाँ इन पंक्तियों में वही विचार जो ऊपर कहा गया, वही विचार इन पंक्तियों के अंतर्गत भी देते हैं। वो द्वीप के माध्यम से कहते हैं कि हम नदी के द्वीप है, किंतु हम है द्वीप, हम धारा नहीं है। या हमारा अस्तित्व धारा से अलग है। हम नदी में से उत्पन्न होते हैं, नदी में रहते हैं, फिर भी हमारा एक अलग सत्ता का रूप है। बहती हुई धारा कभी कभी हमारी सत्ता को पूरी तरह समाप्त कर देती है, किंतु देखिए यहाँ उस धारा का अस्तित्व नहीं कि यहाँ नदी के बिना नहीं, या द्वीप की कल्पना हम नदी के बिना कर ही नहीं सकते। धारा पूर्णतः नदी के प्रति समर्पित है, लेकिन हम अपने व्यक्तित्व चेतना को बनाए रखना चाहते हैं। इन व्यक्तित्वों का आशय यही है कि
व्यक्ति समाज की इकाई है, समाज में रहते हुए भी उसकी व्यक्तिगत सत्ता सुरक्षित रह सकती है। यह ठीक है कि द्वीप नदी का अंग है, नदी के प्रति समर्पित है, लेकिन प्रवाह में पड़कर अपने अस्तित्व को खोना नहीं चाहता। यदि वह प्रवाह की चपट में आ जाता है तो उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा, उसके पैर उखड़ जाएंगे, स्थिरता नष्ट हो जाएगी। उस भयंकर प्रवाह में पड़कर कहीं का कहीं वो नहीं रह सकता। लेकिन इतना निश्चित है कि वो अपने को पूरी तरह मिटाकर भी वो धारा नहीं बन सकता, मतलब दीप स्वयं मिट नहीं सकता। और मिट गया तो भी वो रेत बनकर सलील को तनिक गंदलाई करेगा। सलील मतलब पानी को, देखिए द्वीप अगर टूट गया, देखिए आंधी तूफान आने के कारण समझो वो टूट गया, तो उस पानी को ही गंदला करेगा, अनुपयोगी बनाएगा, मतलब उस पानी को गंदा बनाएगा नहीं। लेकिन वो बाद में कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व निर्माण ही करेगा। इसलिए कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि हम नदी के द्वीप है, धारा नहीं, हम स्थिर रहते हैं। हम नदी से ये स्तोतस्विनी जो बहती है तब हम उनके साथ बहेंगे तो रेत ही हो जाते हैं, बहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, हमारे पैर उखड़ेंगे, हम नष्ट हो जाएंगे, ढहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे, चूर्ण हो जाएंगे हम, क्योंकि धारा में सब मिट जाएंगे, पानी को गंदला करेंगे, अनुपयोगी बनाएंगे। इसलिए व्यक्ति क्या है, समाज का कहीं ना कहीं अंग है, वो अगर मिट गया तो समाज में कहीं ना कहीं गंधापन आ जाता है। ये उन्होंने इन पंक्तियों में कहा है। तो आगे कवि कहता है, द्वीप है हम, यह नहीं है शाप, यह अपनी नीति है। हम नदी के पुत्र है, बैठे नदी की क्रोड़ में, वो बृहद भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। तो देखिए यहाँ कवि कहता है कि नदी के द्वीप, इस कविता में कवि यहाँ पर कह रहा है कि ये द्वीप है हम, और यह शाप नहीं, हमारे लिए अभिशाप नहीं, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं ये नहीं कि एक भाग्य है, हमारा सौभाग्य है, हमारी नीति है, ऐसा वो मानते हैं। हम नदी के पुत्र है, बैठे हैं नदी की क्रोड़ में, क्रोड़ मतलब उसकी गोद में हम बैठे हैं, और ये नदी हमें बृहद भूखंड से मिलाती है। देखिए बड़े द्वीप से भूखंड, देखिए बड़ा, जैसे कि श्रीलंका एक भूखंड है, तो वो नदी हमें बहकर कहीं ना कहीं बड़े भूखंड से मिलाती है, और भूखंड हमारा पितर है। पितर मतलब हमारा पिता है। देखिए कवि यहाँ कहता है कि देखिए नदी के हम द्वीप है, इसलिए हमारे लिए अभिशाप नहीं, मतलब ये नीति है। नीति के रूप में यह द्वीप का सौभाग्य है कि समाज से अलग होकर अपना अस्तित्व महत्वहीन हो जाता है। द्वीपों का मानना है कि यह नदी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। नदी ने हमें अपने कोख में जन्म दिया है तथा उसकी गोद में उसी तरह ने कि हम बैठे हैं, और गोद में जैसा शिशु बैठता है, वो माता है हमारी, और वो ने कहीं ना कहीं हमें पिता से मतलब भूखंड से मिलाती है। तो ध्यान यहाँ रखो कि द्वीप को उन्होंने यहाँ भूखंड का भी पुत्र माना है, और भूखंड कहीं ना कहीं उनके लिए एक पिता के समान है। तो अंतिम पंक्तियाँ देख लीजिए, नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाय हमको मिला है, मिलता रहा है, मांझती संस्कार देती चलो। यदि ऐसा कभी हो, तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार से, अत्याचार से तुम बढ़ो, प्लावन तुम्हारा घरघराता उठे, यह स्रोतस्विनी की कर्मनाशा कीर्तिनाशा घोर काल प्रवाहिनी बन जाए, तो हमें स्वीकार है वह भी। उसी में रेत होकर फिर छनेंगे हम, जमेंगे हम, फिर कहीं पैर टेकेंगे, कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार, माता उसे तुम फिर आकार देना। तो कवि यहाँ द्वीप के बहाने संबोधित कर रहा है कि माँ, ये नदी माँ, तुमने द्वीपों को जन्म दिया और आकार दिया, तुम निरंतर बहती रहो,
तुम्हारी गति कभी रुकना न चाहिए। हम जल की धारा नहीं है, हम द्वीप है। पृथ्वी से जो अंश हमें भूखंड के रूप में मिला है उसकी रक्षा करना नहीं कि हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम नहीं कि इस चेतना को बनाए रखना चाहते हैं। अपने पुत्र दीपों का निरंतर संस्कार करती तुम्हें चलना चाहिए। यदि कभी ऐसा हो, समझो कि नहीं कि इत्तेफाक से नहीं कि प्लावन, जल प्लावन आ गया, किसी के स्वैराचार से अत्याचार से चलते चलते नहीं कि आप नहीं कि बहुत भारी ऐसी जलधारा के रूप में आ गई और यहाँ तुम नहीं कि हमें नहीं कि तोड़कर हमें मिटाकर चली गई, तो भी तुम हमें मिटाकर चली जा रही हो, तो ऐसे समय भी तुम यहाँ रुकना नहीं, क्योंकि तुम बढ़ो, प्लावन तुम्हारा घर घर आता उठे। ये स्तोतस्विनी कर्मनाशा कीर्तिनाशा घोर काल प्रवाहिनी तुम बन जाओ और तुम आगे चलो, हमें साथ लेकर जाओ। हम तो रेत भी हो जाएंगे और जहाँ तुम्हारा प्रवाह रुकेगा वहाँ हम छनेंगे, जमेंगे, फिर कहीं पैर टेकेंगे। मतलब नए द्वीप का वहाँ पर निर्माण होगा। हम यहाँ का अस्तित्व खोकर दूसरी ओर जाकर वहाँ अस्तित्व बनाएंगे और वहाँ हम फिर खड़े होंगे, तब हमारा अस्तित्व नया होगा। तो उस नए अस्तित्व को भी ये माता बनकर तुम संस्कार देना, क्योंकि यहाँ तुम माता हो, माता के रूप में नहीं कि हमें संस्कारित करना, ऐसा कवि कहते हैं। तो यहाँ ध्यान में रखो कि नदी के द्वीप इस कविता में कवि ने नदी को माता के रूप में, बड़े महाकाय भूखंड को पिता के रूप में नहीं और द्वीप को नहीं कि व्यक्ति के रूप में माना है। और यहाँ वो कहते हैं कि नदी ही नहीं ये भूखंड की निर्माता है। जैसे समाज व्यक्ति का निर्माण करता है, उसी तरह से नहीं कि यहाँ नदी व्यक्ति का अपने भूखंड का द्वीप का निर्माण करती है। और हमें कहीं न कहीं समाज के परंपराओं से ही संस्कार प्राप्त होते हैं। जैसे नदी ने कि यहाँ द्वीप को संस्कार प्रदान करती है, वैसे समाज हमें संस्कार प्रदान करते हैं। इसलिए समाज से भले ही हम अलग है लेकिन उसका ही अंग है। ये विचार यहाँ कवि ने प्रस्तुत कविता के अंतर्गत दर्शाया है। तो ये नहीं कि यहाँ अपने नदी के द्वीप कविता का यहाँ अध्ययन हो जाता है। तो यहाँ हम रुकते हैं। धन्यवाद।